ठीक है। अब डिसीजन ट्री इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई, जैसे हमारे पास कोई भी कंडीशन है, मान लीजिए जैसे हम अपने डीएसए सब्जेक्ट में देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में कि ट्री किस तरह से होते हैं, कि उनकी मतलब कुछ लीव्स होते हैं, पेरेंट नोड होता है, उनके कुछ चाइल्ड नोड होते हैं, इस तरह से फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं आगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक डिसीजन ट्री का मतलब यही होता है कि किसी भी डिसीजन को लेके कि ये डिसीजन ठीक है यानी यस है यानी ट्रू है तो हम इधर आए, और नो है तो इधर आए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डिसीजन मतलब हर पॉइंट पर हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें आगे मूव करते जाना है। ठीक है, ये चीज होता है हमारा डिसीजन ट्री का। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो डिसीजन ट्री है ये दो तरह का होता है, कह सकते हैं कि अब हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डेटा होता है। डेटा इन द सेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम कैसे हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को करने के लिए तो किस तरह से हम इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट हमने एल्गोरिथम पढ़ा। ठीक है, अब हो सकता है कि क्लासिफिकेशन के लिए एक डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ा। तो ऐसा अगर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, फिर तो बहुत सारे एल्गोरिथम हो जाएंगे। तब अब डिसीजन ट्री क्या है, डिसीजन ट्री क्या कर रहा है कि हम इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी कवर कर सकते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी कवर कर सकते हैं। उसको देख लेते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था डिसीजन ट्री का, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिसीजन ट्री कितने टाइप का होता है, तो अगर हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखें तो हम बोल सकते हैं कि डिसीजन ट्री एक क्लासीफायर होता है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो किस लिए यूज किया जाता है, डिसीजन ट्री ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। जो हो गया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। और सेकंड वन हो गया हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेशन। रिग्रेशन, अब ये क्या हो गया, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हो गया। अब हमें इजीली हमें मालूम है कि कौन सी रिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। आउटपुट के बेस पे हम बता सकते हैं कि यस नो टाइप है तो क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। अगर कहीं हमें आउटपुट कंटिन्यूअस वैल्यू आ रहा है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आ गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम जो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपना, इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो ये हो गया डिसीजन ट्री क्लासिफायर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब डिसीजन ट्री क्लासिफायर में भी क्या हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी टाइप हो सकते हैं। अब टाइप कैसे हो सकते हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ टाइप किस तरह से हो सकते हैं। टाइप पहले मैं टाइप बता देता हूँ। ये बेसिकली टू टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन होता है हमारा ID3। ID3, और इसको बोलते हैं हम आइटरेटिव, क्योंकि हमें बार बार हमें क्या करना है, स्प्लिट करने होते हैं। ठीक है, बार बार नीचे डिसीजन लेके फिर हमें आगे बढ़ना होता है। तो आइटरेटिव और डाइकोटिमाइजर 3 एक टाइप ये हो गया। एंड सेकंड जो हमारा टाइप होता है वो होता है कार्ट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और कब हम इन्हें यूज कर सकते हैं, ये चीज भी मैं अभी बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये इनकी बेसिक डिफरेंस नेम हो गए एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं। अब ये होते क्या क्या चीज है, ये चीज भी देख लेते हैं। मान लो कि ये हमारा रूट नोड हो गया, और रूट नोड के बाद यहाँ पर ये इसके चाइल्ड नोड हो गए, ये इसके चाइल्ड नोड हो गए। अब ये फर्दर स्प्लिट हो गया, एक इधर आगे स्प्लिट हो गया, कुछ डिसीजन लिए, कुछ कंडीशंस हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, फर्दर स्प्लिट होता चला गया, ये फर्दर स्प्लिट हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि अगर मोर देन टू चाइल्ड है, अगर मोर देन टू चाइल्ड है किसी भी नोड पे, तो हम क्या कह सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा ID3 कैटेगरी में। ये इस तरह का डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ये इस तरह ID3 का हो गया। अगर हम कह दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रूट नोड है और उससे इस तरह से हमारे टू चाइल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ से स्प्लिट हो रहे हैं हमारे टू चाइल्ड, ऐसे फर्दर टू चाइल्ड स्प्लिट हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे टू चाइल्ड हैं एक नोड के,
और फर्दर स्प्लिट होने पर भी हमें 2 चाइल्ड ही मिल रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? उसे हम डाल सकते हैं कार्ट कैटेगरी में। अब हम इसे भी यूज कर सकते हैं जब हम क्लासिफाई करेंगे अपने डेटा सेट को विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री, या फिर हम इसे भी यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब हम एक डेटा सेट को लेकर जब हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे ना अपना, इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन पढ़ेंगे, या फिर आगे जब हम अपना देखेंगे अपना प्रैक्टिकल देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा यूज करना है। हम करने को तो ID3 को भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे, हम कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली दो टाइप होते हैं। अब डिसीजन ट्री को हम क्या कह सकते हैं? डिसीजन ट्री को हम एक मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नोन एज मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। अब मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्यों कहते हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिसीजन ट्री also known as multi-nested if else condition। अब इसे मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्यों बोलते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल मेरा कुछ इस तरह से, मेरे पास एक कोड है। कोड ये है कि मेरे पास एक वेरिएबल है एज नाम का, और इसमें मैंने 14 रख दिया कि मेरी एज क्या है, 14 है, और इसमें मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ, अगर मेरी एज, इफ एज या फिर किसी स्टूडेंट की एज, इफ एज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 15 है, तब मैं कहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। तो मैं अगर सिंपली लिख दूं कि प्रिंट स्कूल, यहाँ पे मैं इससे समझ जाऊं कि ये वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, और कंडीशन लगा देता हूँ, एलिफ लगा दिया। एलिफ लगाया, और इसमें भी मैं कंडीशन दूं अगर कि हम जो स्टूडेंट है उसकी एज अगर ग्रेटर देन 15 है, एंड और एज जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 21 है, तो मैं यहाँ से क्या समझता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा। वो क्या होगा? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा। यहाँ तक हमें समझ में आया? ओके, देन उसके बाद मैं एल्स कर देता हूँ, और एल्स में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, एल्स में मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा कि अगर मेरी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब स्कूल में नहीं, जो स्टूडेंट है वो स्कूल नहीं जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है यानी कॉलेज नहीं है, तो इस कंडीशन में आते हैं और हम फाइनली लिख देंगे वो वर्किंग है, या फिर कोई जॉब वगैरह, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी कंडीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ट्री बनाते हैं, वो देख लेते हैं किस तरह से बना सकते हैं, और तब हमें समझ में आएगा कि हम इसे मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन डिसीजन ट्री क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए अब मैं बनाता हूँ एक डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, अपनी कंडीशन लेता हूँ, जो मेरी बेस कंडीशन है वो ये है कि इफ द एज ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 15, अगर लेस देन इक्वल्स टू 15 है तो वो कहाँ पर जाएगा? या तो वो स्कूल जाएगा, या फिर अदर काम, जो भी कोई और काम होगा। ठीक है, या तो वो यस होगा, या फिर वो नो हो गया। ओके, देन यहां पर आ जाते हैं, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यानी यस है, तो यस का मतलब हो गया कि वो स्कूल गोइंग है, और अगर ये नहीं है, नो है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे जो हमारी एलिफ हो गई। अब एलिफ में क्या बोल रखा है? एलिफ में बोला है कि इफ द एज ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 15 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 21, देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा? तब यहां पर भी स्प्लिट कर सकते हैं हम। यहाँ पर स्प्लिट किस तरह से कर सकते हैं? इफ ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है, या तो यस होगा या नो होगा। अगर ये यस कंडीशन है, तो यस कंडीशन का मतलब वो कॉलेज जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कॉलेज जा रहा है, वो स्टूडेंट कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है, तब क्या हो सकता है? तब वो वर्किंग हो सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये वर्किंग हो सकता है। तो फाइनली मेरा ये डिसीजन ट्री कुछ इस तरह से बना, इस वाले कोड के लिए, यानी इस कंडीशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मल्टी नेस्टेड कंडीशन के लिए, कोड के लिए। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ, अगर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यूज को बार बार चेंज करता हूं, अगर मैं 14 की जगह मैं क्या करता हूं, इसको 14 की जगह मैं 22 कर देता हूं, तो तब देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि एज लेस देन यानी 22 लेस देन इक्वल्स टू 15, क्या ये ट्रू है? नहीं है, 22 तो ग्रेटर देन है 15 से। फिर तो इस कंडीशन में आना चाहिए, हमें नो वाली कंडीशन में पहुंचेंगे। अब यहाँ पे पहुंचे कि 22 ग्रेटर देन 15, हाँ ये ट्रू है।
बट और यहाँ पे क्या है, एंड, ट्रू एंड। अब यहाँ पे आई 22 लेस देन इक्वल टू 21, तो ये तो हो गया फॉल्स। अगर ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है, यानी कि 1 एंड 0, तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, इसका रिजल्ट मिलता है हमें 0। 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स मतलब यहाँ पे क्या है, नो। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में आएंगे। अब इसमें आएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, वर्किंग। तो अगर हम चेक करें कि अगर स्टूडेंट की एज क्या है, 22 है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस वाले डेटा सेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरा स्टूडेंट है वो वर्किंग हुआ। तो इस तरह से ना हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट। तो ये एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल हो गया, और इससे हमें ये भी समझ में आया कि इसे मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्यों बोलते हैं। और अब हमने क्या यूज किया, अगर हमने लास्ट में देखें, तो अगर हम देखें कि हमने ID3 को यूज किया या कार्ड को यूज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके कितने चिल्ड्रन है, बार बार टू टू चिल्ड्रन है, तो हम कह सकते हैं कि हमने कार्ड को यूज किया है। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अपना जो हमारा मेन, जो हमारा डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं एक डेटा सेट लेके। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक डेटा सेट ले लेता हूँ। हम्म, मैं इधर से एक डेटा सेट ले लेता हूँ। मैंने एक डेटा सेट अभी फिलहाल में रखा है, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं इसको ही यूज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। हम्म, यहाँ तक आई थिंक ये डेटा सेट नहीं आ रहा है इधर। आई थिंक इसमें यूज नहीं कर सकते हैं शायद, या कोई इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे यूज कर लेता हूँ इसको। स्क्रीन शो हो रही है ना पूरी? हेलो? यस सर, हो रही है। ठीक है, ठीक है। सो मेरा जो डेटा सेट है इस तरह से है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट वन, मेरा आउटलुक हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर, विंड। अब इन फीचर्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि आज प्ले टेनिस खेलना है नहीं खेलना है, या फिर खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक ये मेरा हो गया आउटपुट हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया आउटपुट, और ये मेरे क्या हो गए, ये फीचर्स हो गए मेरे कुछ। ये मेरे हो गए फीचर्स, और ये मेरे हो गया डे। ओके। तो इस तरह से मेरा एक डेटा सेट है। अब इससे क्या करते हैं हम, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं, और इसे समझते हैं किस तरह से किया जाएगा। एक सेकंड।
ओके, तो अब इससे क्या करते हैं, अपना डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रिएटिंग डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक फीचर को ले लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अब ये तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी फीचर को हमें लेना चाहिए। उसके लिए भी हमें कुछ टेक्निक्स होती हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे कौन सा फीचर हमारा परफेक्ट है, जिससे हम और स्प्लिट कर सकते हैं, अपने डिसीजन ट्री को और अच्छा बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी मेरा फीचर मैं चूज कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं अगर आउटलुक को चूज कर लेता हूँ, तो मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को देख पा रहा हूँ। हम ह्यूमिडिटी को भी चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए टेक्निक्स होती है किस तरह की, कौन सा हमारा जो फीचर है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल के लिए, जो क्योंकि मैं पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन समझाऊंगा, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक आउटलुक नाम का जो हमारा फीचर है उसको चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आउटलुक। ये हमारा आउटलुक हो गया। अब आउटलुक से क्या करेंगे, आउटलुक में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक तो सनी कैटेगरी है, एक ओवरकास्ट कैटेगरी है, और एक है रेन कैटेगरी। तो अगर हम पूरे में देखें तो हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्प्लिट करना होगा इस आउटलुक को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्प्लिट करते हैं, सर तो स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही सर है। स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। ओके ओके, जस्ट सेकंड। नहीं नहीं नहीं। ओके, ना ओके। यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया था कि ये मेरे पास डेटा सेट है इस तरह से, और तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। आउटलुक को जैसे ही मैंने चूज किया, तो इसमें तीन कैटेगरीज थी, एक सनी, ओवरकास्ट और रेन। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, अपना डिसीजन ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तीन डिफरेंट डिफरेंट मेरी ब्रांचेस हो गई इधर। तो यहाँ पर सेकंड एंड ये थर्ड। अब इसमें सबसे फर्स्ट वाले में क्या आएगा मेरा, मैं रख देता हूँ इसमें सनी को रख देता हूँ। एंड देन सेकंड में क्या हुआ, ओवरकास्ट हो गया। एंड थर्ड वन इज रेन। ठीक है, तो ये मेरी तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को मैंने इस तरह से रखा। अब यहाँ पर अगर आप देखो टोटल डेटा सेट में हमें क्या है करना है, क्योंकि हमें टोटल डेटा सेट में हमें डिसीजन ट्री को क्रिएट करना है। और डिसीजन ट्री का मतलब है कि जो हमारा बेस्ट फिट होगा, यानी डिसीजन लेके हमें आगे स्प्लिट करते जाना है। आगे स्प्लिट का मतलब, जैसे आउटलुक है, आउटलुक के अंदर तीन डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो उसे तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर सनी के अंदर, सनी कोई भी हमारा फीचर होता, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती, तो उसको फर्दर स्प्लिट कर सकते थे हम। ओवरकास्ट को फर्दर स्प्लिट कर सकते थे, रेन को फर्दर स्प्लिट कर सकते थे। बट कैसे स्प्लिट कर सकते थे वो भी चीज जानेंगे हम अभी। अब वो कैसे जान सकते हैं उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डेटा सेट में देखें कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ यस हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ नो हैं, तो उसको उससे हम पता कर सकते हैं। अब उसको चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं, यस को देख लेते हैं। तो अगर देखो टोटल नंबर ऑफ हमारा डेटा सेट 14 है, 14 रिकॉर्ड्स हैं। बट नो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम देखें बाकी तो सब 14 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास कह सकते हैं कि 9 तो हमारे पास टोटल यस है, एंड हमारे पास 5 टोटल कितने हैं, नोज है। तो यानी 9 यस है एंड 5 नो है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा सेट है। अब इसको फर्दर मैंने जब स्प्लिट किया, तो अब हम चेक करते हैं सनी के लिए, कि सनी के लिए कितने यस हैं और कितने नो हैं। तो हमें क्या करना है, यस नो चेक करने हैं, तभी तो हम आगे स्प्लिट कर पा रहे हैं यस नो चेक करके। तो यहाँ पर हम सनी के लिए अगर यस चेक करें या नो नो चेक करें, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो अगर सनी के लिए केस में यूज करें, तो सनी के केस में एक नो ये हो गया, सेकंड नो ये हो गया। ओके, एंड सनी और कहाँ पर है, सनी इधर है। तो तीन तो इसके पास नो आ रहे हैं। और यस को अगर देखें, तो यस को अगर देखें तो एक यस यहाँ पर है, एंड एक यस यहाँ पर है। तो फाइनली हमें ये पता चला, फाइनली ये पता चला कि सनी के केस में हमारे पास कितने आ रहे हैं, टू तो यस आ रहे हैं एंड थ्री नोज आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ओवरकास्ट के केस में देख लेते हैं। तो ओवरकास्ट में जो हम आप चेक करोगे ना, तो ओवरकास्ट में हमें मिलेंगे 4 तो यस मिलेंगे और 0 नोज मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम रेन के केस में चेक करते हैं, तो रेन के केस में हमारे पास क्या होगा, 3 तो यस मिलेंगे और हमारे पास 2 नो मिलेंगे।
इस तरह से मेरे पास डेटा सेट आएगा। अब इस डेटा सेट में अब यहाँ पर मेन जो चीज है इसे समझते हैं। इस डेटा सेट को ऐसे रख लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमें मिले 2 यस और 3 नो इस केस में। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि इसको ना फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। फर्दर स्प्लिट क्यों किया जा सकता है? तो इस वाले केस को जब हमारे पास यस भी हो और नो भी हो, दोनों ही कैटेगरी हो, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम इम्प्योर स्प्लिट। ये क्या होता है हमारा? इम्प्योर स्प्लिट। इम्प्योर स्प्लिट इसको बोलते हैं हम इम्प्योर स्प्लिट, जब हमारे पास यस और नो दोनों ही कैटेगरी हो। अगर हम इस केस की बात करें 4 यस एंड 0 नो, तो इस केस को बोलते हैं हम प्योर स्प्लिट। अब इसे प्योर स्प्लिट क्यों बोलते हैं ये भी हमें बताने वाले हैं। ऐसे ही जब यहाँ पे 3 नो एंड 3 यस 2 नो, यानी कि यहाँ पर भी यस और नो दोनों है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? इम्प्योर स्प्लिट। अब इम्प्योर स्प्लिट और प्योर स्प्लिट होते क्या चीजें ये भी देख लेते हैं। इम्प्योर स्प्लिट का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 यस हैं और 3 नोज हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर इसके अंदर भी कोई कैटेगरी और आई ना, तो इसको ना हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये इम्प्योर स्प्लिट हो गया। अगर हम इस केस की बात करें ना, तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू आती है या फिर कोई भी टेस्ट डेटा आता है, तो वो हमारे लिए आंसर क्या देने वाला है? हमें प्रिडिक्शन क्या देने वाला है? यस ही देने वाला है। कोई भी केस आ जाए तो यहाँ पर मुझे यस ही मिलने वाला है। तो इसलिए इसे क्या कर सकते हैं हम? इसे फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। जब इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अब डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं कोई भी डेटा दे दूं उसके अंदर, कोई भी कंडीशन लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है आउटपुट, वो यस ही आने वाली है, और नो तो आने ही वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 नो है इस केस में। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम? तो इसे ना इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। बट इस केस में देखें तो यहाँ पर 3 वाई यानी 3 यस एंड 2 नोज है, तो फिर ये हो गया इम्प्योर स्प्लिट। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम? फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इम्प्योर स्प्लिट और प्योर स्प्लिट क्या चीज है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्योर स्प्लिट और इम्प्योर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा। प्योर स्प्लिट का मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं। ये हो गया इम्प्योर, क्योंकि ये इम्प्योर स्प्लिट है, इसे फर्दर स्प्लिट कर पा रहे हैं। अब ये क्या हो गया? प्योर स्प्लिट हो गया। प्योर स्प्लिट मतलब इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अगर कोई भी डेटा डालेंगे तो उसमें हमें यस ही मिलने वाला है, इसलिए हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। इसे हम और आगे देख लेते हैं। तो अगर हम चेक करें कि इसे कैसे जान सकते हैं किसी भी फीचर के लिए कि प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है। अब यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये 2 यस और 3 नो है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ये इम्प्योर स्प्लिट है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 4 यस है और 0 नो है, तो हमने बोल दिया ये प्योर स्प्लिट है। ये प्योर स्प्लिट है। तो लेकिन हमारी मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है? तो उसके लिए किस तरह से हम कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम प्योरिटी चेक करते हैं। जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, उनके लिए क्या करते हैं? हम प्योरिटी चेक करते हैं। प्योरिटी चेक कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आगे चलूं तो आगे मेरा एक टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं प्योरिटी चेक। प्योरिटी चेक। अब इस प्योरिटी चेक में मैं क्या कर रहा हूँ? प्योरिटी चेक में हम चेक कर रहे हैं कि ये प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है, ये वाला फीचर। तो इसके लिए क्या करते हैं? जो प्योरिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं। सो हियर देयर आर 2 टेक्निक्स। तो 2 टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? तो 2 टेक्निक्स होती है हमारे पास। सबसे फर्स्ट वन होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी। एंड सेकंड जो हमारी टेक्निक होती है उसे बोलते हैं हम गिनी। गिनी इम्प्योरिटी। तो बेसिकली ये दो मेन हमारी दो ये टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये प्योरिटी जो ये इम्प्योर स्प्लिट है या प्योर स्प्लिट है। अब कहाँ पर ये दोनों यूज कर सकते हैं? ठीक है, ये दोनों का काम यही है, दोनों यही काम बताने वाली है। ये दोनों क्या करने वाली है? ये हमें बताने वाली है, ये हमें मेजर करने वाली है, मेजर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी को मेजर करने वाली है। बट कहाँ पर यूज करें ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसे मान लो कि ये दोनों ही काम सेम काम कर रहे हैं, बट कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है इन दोनों को? तो उसको भी आगे देखेंगे कि कहाँ पर इसे यूज कर सकता है, कि कौन सी डेटा सेट के लिए इम्प्योरिटी अच्छी रहेगी, कौन सी डेटा सेट के लिए गिनी इम्प्योरिटी अच्छी रहेगी, उसको भी देख सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर
एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा फीचर ऐसा ले, कौन सा फीचर ऐसा सिलेक्ट करें कि जहां से हमें स्प्लिट करना हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो इस केस में मैंने क्या किया था, मैंने आउटलुक को लिया और आउटलुक के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, फर्दर स्प्लिट किया। आउटलुक के अकॉर्डिंग मैंने फर्दर स्प्लिट किया। तो यहाँ पर तो मैंने रैंडमली ले लिया, बट हमारी मशीन को कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से स्प्लिट करना है हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है कि व्हाट फीचर you need to select what feature you need to select to start split। तो split के लिए कौन सा हमारा फीचर होना चाहिए, तो बेस्ट फीचर कौन सा होना चाहिए। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी हमारा जो हमारा बेस्ट फीचर होगा। अब टेक्निक्स क्या हो सकती है, उस टेक्निक्स का नाम है, जो हमारी टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है हमारा, वो होता है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन, ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन गेन। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमें हमने चेक किया। अगर हम इसको रिवाइज करें, इसको रिवाइज करें तो मैंने क्या किया था, एक डेटा सेट लिया। डेटा सेट में मैंने एक आउटलुक नाम का जो मेरा फीचर था उसको लिया और उसको मैंने फर्दर स्प्लिट किया। स्प्लिट किसके अकॉर्डिंग किया, मेरे पास क्योंकि आउटलुक में क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो मैंने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसे स्प्लिट कर लिया। कि एक सनी, ओवरकास्ट और रेन। और उसमें मैंने क्या चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ यस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ नो कितने हैं, जिनसे मुझे पता चला कि ये इम्प्योर स्प्लिट है और ये प्योर स्प्लिट है। अब फर्दर इम्प्योर स्प्लिट है। इम्प्योर स्प्लिट का मतलब हमने क्या जाना कि अगर हमारा डेटा सेट क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है, या हमारा फीचर इम्प्योर स्प्लिट है, तो इसे क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर स्प्लिट आगे भी कर सकते हैं अगर कोई भी इसमें कैटेगरी होंगी। अगर हमने अगर हम प्योर स्प्लिट की बात करें तो प्योर स्प्लिट में हमने जाना कि ये इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी इसमें डेटा सेट डालते हैं या फिर इसमें कोई भी टेस्ट डेटा डालते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मुझे यस ही मिलने वाला है। तो अगर मुझे यस ही मिलने वाला है तो मुझे मैं इसे फर्दर स्प्लिट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि इसका प्रिडिक्शन यस ही हो। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना। अब प्रॉब्लम यहाँ थी कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया था कि प्योरिटी चेक कैसे करें कि इम्प्योर है या प्योर है, हमारी मशीन कैसे चेक करेगी। तो उसके लिए हमने दो टेक्निक्स पढ़ी थी। दो टेक्निक्स थी हमारी, फर्स्ट वन थी एंट्रोपी एंड सेकंड वन थी गिनी इम्प्योरिटी। अब उसके लिए उसे हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज की जाती है, किस डेटा सेट के लिए यूज की जाती है, कहाँ पर हमारी बेस्ट सूटेबल एंट्रोपी रहेगी, कहाँ पर गिनी इम्प्योरिटी बेस्ट सूटेबल रहेगी फॉर द डेटा सेट। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये पुटअप होता है कि ऐसा कौन सा हमारा हम कैसे चूज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर को, कैसे चूज कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर सकें, हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर सकें उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमने टेक्निक देखी, उसके टेक्निक है हमारी इंफॉर्मेशन गेन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट हमारा जो फीचर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा ये अभी एक बेसिक सा सिंपल सा कि हमने समझा कि किस तरह से हमें स्प्लिट करना है, कौन कौन सी हमें टेक्निक यूज करनी है। अब आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, इसे और एंट्रोपी के बारे में जानते हैं, गेन इम्प्योरिटी के बारे में जानते हैं एंड इंफॉर्मेशन गेन के बारे में जानते हैं।